नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। कोविड-19 की महामारी आने के बाद विभिन्न देश ये कोशिश कर रहे हैं कि वो सेल्फ रिलायंट बने, मतलब खास करके क्रिटिकल कंपोनेंट्स की सप्लाई के लिए वो दूसरे देशों पर डिपेंड ना करें। इसी दिशा में इंडिया ने भी प्रयास स्टार्ट किया। हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की सेल्फ रिलायंट बनने के लिए। देखो, मेक इन इंडिया कैंपेन हो या फिर आत्मनिर्भर भारत कैंपेन हो, इनका एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है टेक्नोलॉजी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अंडररेटेड एलिमेंट है। जब हम मेक इन इंडिया या फिर आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, हम टेक्नोलॉजी पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इन कैंपेन्स का। कुछ डेटा दिया जाता है। इसके बाद देखो, हम हमारी जीडीपी का ऑलमोस्ट 0.6 से लेके 0.7% R&D पर खर्च करते हैं ताकि टेक्नोलॉजी डेवलप की जा सके। लेकिन दूसरे देशों की बात करें, यूएसए अपनी जीडीपी का 2.8% R&D पर खर्च करता है, चाइना 2.1%, इजराइल 4.3% और कोरिया 4.2%। हमारे देश में मेनली R&D पर जो खर्च होता है वो सरकार करती है। प्राइवेट कंपनीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काफ़ी कम खर्च करती हैं। और देखो, सरकार भी जो खर्च करती है वो कुछ ही एरियाज़ में ज़्यादा खर्च करती हैं, जैसे डिफेंस पर या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। मतलब 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिन पर सरकार ज़्यादा खर्च करती हैं। राइटर एक एग्जाम्पल की सहायता से समझाने की कोशिश करते हैं कि टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा रोल है प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के लिए। 25 साल तक हीरो और होंडा, हीरो प्लस होंडा का जॉइंट वेंचर रहा। ये जॉइंट वेंचर देखो, जो व्हीकल्स प्रोड्यूस करता था वो होंडा की हाईली फ्यूल एफिशिएंट 4 स्ट्रोक इंजन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होते थे। बट काफ़ी साल तक इकट्ठा काम करने के बाद हीरो प्लस होंडा ये दोनों अलग हो गए। दोनों ने अपना अपना काम स्टार्ट किया। अब देखो, होंडा के पास तो अपना खुद का इंजन था जो हाईली फ्यूल एफिशिएंट था, बट हीरो के पास अपना कोई इंजन नहीं था। इनकी सेल्स एकदम से कम हो गई। लेकिन बाद में इन्होंने रिसर्च पर ज़्यादा खर्च करना स्टार्ट किया। यहाँ पे देखो, 2016 में इन्होंने अपनी सेल्स का 3.5% रिसर्च पर खर्च करना स्टार्ट किया, जबकि 2013 में रिसर्च पर इनका खर्च सिर्फ 0.5% ऑफ सेल्स था। इसका रिजल्ट भी इन्हें मिलना स्टार्ट हुआ। इवन बजाज का एग्जांपल आप देख लीजिए। बजाज देखो, 2 व्हीलर की मार्केट में पकड़ बनाने के लिए काफ़ी सालों तक स्ट्रगल करता रहा, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस किया। पल्सर बाइक मार्केट में उतारी जो DTSI इंजन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं। DTSI का मतलब है डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन। इवन देखो, इसके बाद एक और भी एग्जांपल दिया जाता है। कुछ समय पहले तक जो इंडियन स्मार्टफोन्स कंपनीज हैं, जैसे माइक्रोमैक्स, लावा, इंटेक्स, इनकी अच्छी खासी पकड़ थी हमारी मार्केट में, स्मार्टफोन्स की मार्केट में। इनका 30% शेयर था। लेकिन उसके बाद इन्होंने R&D पर फोकस नहीं किया, या फिर आप कह सकते हो ये पिछड़ गई टेक्नोलॉजी की रेस में। चाइनीज़ जो स्मार्टफोन्स हैं उनकी फ्लडिंग हो गई हमारे मार्केट में। आज चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनीज जैसे जियोमी, वीवो, ओप्पो, रियलमी, इनका हमारी स्मार्टफोन्स की मार्केट में शेयर है 60%। और देखो, हैरानी की बात ये है, ये सभी कंपनीज जियोमी, वीवो, ओप्पो, रियलमी, ये एक ही कंपनी की सब्सिडरीज हैं, BBK इलेक्ट्रॉनिक्स। चाइनीज कंपनीज को एक एडवांटेज ये भी है, अब देखो, इनकी मार्केट सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड को कैटर करती हैं ये कंपनीज। तो इनके पास एडवांटेज है इकोनॉमी ऑफ स्केल का। मतलब आप इतने बड़े स्केल पर मोबाइल फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो डेफिनेटली आपको सस्ता पड़ता है, आप रिसर्च पर ज़्यादा फोकस कर सकते हो। बट इंडियन कंपनीज ऐसा नहीं कर सकती। देखो, ये लूप चलता रहता है। इंडियन कंपनीज ये बोलती हैं अगर हमारे प्रोडक्ट बिकें तो हम रिसर्च पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, लेकिन इस बात को अब उल्टा कीजिए,
अगर आप रिसर्च करोगे तो ही तो आपके प्रोडक्ट्स बिकेंगे ना। तो ये लूप है। कंपनीज कहती हैं हमारे प्रोडक्ट्स फिलहाल बिकते नहीं हैं, इसलिए हम रिसर्च पे फोकस कर नहीं पाते। लेकिन बात यह है, रिसर्च पे आप फोकस करोगे, अपने प्रोडक्ट्स को इनोवेट करोगे, तभी आपके प्रोडक्ट्स बिकेंगे। तो क्वेश्चन उठता है, इस लूप को कैसे तोड़ा जाए? इसका आंसर है गवर्नमेंट। सरकार हेल्प करेगी तो हमारी प्राइवेट कंपनीज इस लूप को तोड़ सकती हैं। हमारी कंपनीज वर्ल्ड की बड़ी कंपनीज का मुकाबला कर सकती हैं। सरकार को यह समझना चाहिए कि प्राइवेट कंपनीज की इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती काफ़ी बार कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस कर सकें। बट अगर सरकार उनकी हेल्प करती है तो इंडियन कंपनीज भी बेहतर प्रोडक्ट्स डिलीवर कर सकती हैं। और कहीं ना कहीं सरकार ने ऐसा पहले किया भी है। एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं राइटर के द्वारा। नेशनल ऑटोमेटिव टेस्टिंग एंड R&D इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का, इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने 300 करोड़ की ग्रांट दी 2017-18 में। ये नेट्रिप जो है, ये देखो मल्टीपल ऑटोमोटिव R&D लैब्स को एक मंच पर लेके आता है, एक प्लेटफॉर्म के तले लेके आता है। ये प्रोजेक्ट कोलैबोरेटिव एफर्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का, यानी ऑटोमोबाइल कंपनीज का। और देखो इस नेट्रिप प्रोजेक्ट की जो आधारशिला रही है वो है कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोग्राम। ये प्रोग्राम चला था 2003 से 2010 के बीच और इसी प्रोग्राम के ऊपर ये नेट्रिप प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया गया है। इस प्रोग्राम में क्या था, सरकार इंडियन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस को ग्रांट देती थी। 2003 से 10 के बीच 35 करोड़ रुपए ग्रांट दी गई और बोला गया आप इंडियन ऑटोमोटिव सेक्टर के 10 अप्लाइड R&D प्रोजेक्ट्स पर काम कीजिए। इन 10 में से एक प्रोजेक्ट देखो ये था, डेवलपमेंट ऑफ ए लो कॉस्ट इंजन मैनेजमेंट सिस्टम। किसके लिए? पेट्रोल पावर्ड स्मॉल व्हीकल्स के लिए। ये किसका प्रोजेक्ट था? IIT बॉम्बे के प्रोफेसर शशिकांत सूर्यनारायण का। तो इन्होंने प्रोटोटाइप यानी नमूना दिखाया था इस प्रोजेक्ट का। लेकिन हमारे देश की कंपनीज ने इस प्रोडक्ट को कॉमर्शलाइज नहीं किया, मतलब इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया उस टाइप के पेट्रोल पावर्ड स्मॉल व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करने के लिए। बाद में ये जो प्रोफेसर हैं जिन्होंने ये मॉडल तैयार किया था, ये खुद से ही एंटरप्रेन्योर बन गए और इन्होंने एक कंपनी इस्टेब्लिश की, सेडिमैक मैकेट्रॉनिक्स। 2007 में ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी। ये कंपनी देखो काफ़ी ज़्यादा सफल रही और अभी इस कंपनी के द्वारा डेवलप किए गए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ऑलमोस्ट 15 मिलियन टू व्हीलर्स के द्वारा। राइटर इस पॉइंट से देखो ये समझाना चाहते हैं, अगर कोई आउटसाइड से R&D करके दे भी दे हमारी इंडियन कंपनीज को, तो भी उन्हें उस R&D को एब्जॉर्ब करने में दिक्कत आती है, मतलब प्रोडक्शन में उसे एसिमुलेट करने में दिक्कत आती है, उस R&D को कॉमर्शलाइज करने में दिक्कत आती है। इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन देखो ये है, आउटसाइड R&D के बजाय इंडियन कंपनीज को पैसा देना ताकि वो इंटरनली अपनी खुद की R&D कर सकें। समझ गए? मतलब बाहर से कोई R&D करके दे भी देता है इंडियन कंपनीज को तो दिक्कत आती है उसे एब्जॉर्ब करने में, उसे इंटरनाइज करने में, उसे कॉमर्शलाइज करने में। एक तो ये सॉल्यूशन हो सकता है कि इंडियन कंपनीज को ग्रांट दी जाए कि वो खुद से अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकें। इसके अलावा देखो एक सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि इंडियन कंपनीज वेरियस लैब्स को या फिर इंडियन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज़ को पैसा दें और बोलें कि आप हमें ऐसा मॉडल तैयार करके दे दीजिए जिसकी सहायता से हम डायरेक्टली प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकें। मतलब प्रोडक्ट का आप एक ऐसा नमूना दे दीजिए, हमें सिर्फ उसके बाद प्रोडक्शन करनी है, उसके बाद और कुछ नहीं करना। यह भी मॉडल सही है। इसका एक एग्जाम्पल भी दिया जाता है। इंडियन बायोटेक कंपनी है भारता बायोटेक। इसने काफ़ी सारी इंडियन और फॉरेन लैब्स के साथ मिलकर काम किया और एक ड्रग डेवलप की, रोटावैक। ये डायरिया को ठीक करने के लिए काफ़ी सस्ती दवाई है। इसके बाद देखो लास्ट में R&D को प्रमोट करने के लिए कुछ और स्टेप्स भी सजेस्ट किए जाते हैं राइटर के द्वारा। जैसे इकोनॉमिक सर्वे ने रेकमेंड किया था कि हमारा अभी जो एक्सपेंडिचर है R&D पर उसे हमें डबल करना होगा और ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर से और यूनिवर्सिटीज़ से। हमें स्कूल लेवल पे बच्चों की मैथ एंड कोग्निटिव स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा। अभी देखो इंडिया में ज़्यादातर जो रिसर्च होती हैं वो प्रोडक्ट बेस्ड नहीं होती, एप्लीकेशन बेस्ड नहीं होती, बेसिक रिसर्च होती हैं।
बेसिक रिसर्च तो ऐसी रिसर्च होती है ना जिसका लाभ तुरंत नहीं मिलेगा, आगे जाके 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद कभी ना कभी मिलेगा। लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड रिसर्च ऐसी रिसर्च होती है जो किसी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए होती है जिसे मार्केट में कॉमर्शलाइज किया जा सके। हमें ऐसे रिसर्च पर फोकस करने की आवश्यकता है और हमें ऐसी रिसर्च करने की आवश्यकता है जिससे कॉमन मैन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हों। जैसे देखो, लॉकडाउन की वजह से एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो अभी फ़िलहाल R&D इस पर होना चाहिए कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से प्रोडक्ट्स को चेंज किया जा सकता है ताकि बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन में बिल्कुल दिक्कत ना आए और पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस हो बच्चों को। इस प्रकार की रिसर्च फिलहाल के समय में होनी चाहिए। ये एक सिर्फ एग्जाम्पल है। इसके बाद प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज करना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा R&D करें, और R&D के लिए प्राइवेट सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट, इंडियन डायस्पोरा, इनको भी इन्वॉल्व करने की आवश्यकता है। तो ये हमने कुछ और पॉइंट्स लास्ट में डिस्कस किए, कैसे R&D को प्रमोट किया जा सकता है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।